वादा थोड़ा लेट पूरा कर रहा हूं, उसके लिए दिल से माफी चाहूंगा, लेकिन वादा किया था तो पूरा तो करना था। पिछले वीडियो में कहा था कि टूटी हुई हिम्मत और टूटे हुए धंधे दोनों को खड़ा कर दूंगा, और इसीलिए आज लेकर आ गया हूं आपके लिए 10 धमाकेदार स्ट्रैटेजीज। ये स्ट्रैटेजीज इतनी मेहनत से मैंने लेकर आया हूं और कहां से खोज कर लेकर आया हूं ये आप शायद नहीं जानते, लेकिन इन स्ट्रैटेजीज में इतना दम है कि आपके बिजनेस को एटलीस्ट 10x ग्रोथ दिला देगी। बट इन स्ट्रैटेजीज को शेयर करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट चाहूंगा कि इस वीडियो को बिल्कुल भी एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए ना देखें, टाइम वेस्ट करने के लिए ना देखें, एनर्जी वेस्ट करने के लिए ना देखें। अगर आप अपने धंधे को लेकर सीरियस हैं और आप इन स्ट्रैटेजीज को अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करेंगे तो ही इस वीडियो को देखें। इतनी खतरनाक स्ट्रैटेजीज, इतनी तगड़े स्ट्रैटेजीज जो आपको सुनते ही लगेगा यार ये स्ट्रैटेजीज तो मेरे बिजनेस में इंप्लीमेंट हो सकती है और इससे सेल्स सच में जनरेट हो सकता है। बट मैं आगे चल के भूल ना जाऊं, इसीलिए पेन पेपर लेकर बैठे और जो स्ट्रैटेजीज आपको सही लगे, जो पसंद है, जो आपको बिजनेस के हिसाब से इंप्लीमेंट किया जा सकता है लगे, उसको तुरंत नोट डाउन करना है। चलो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए पहली स्ट्रैटेजी से। और मैं अपने क्लाइंट की शुरुआत हमेशा यहां से शुरू करता हूं, माइंडसेट। और आज पहली स्ट्रैटेजी मैं आपको यही देने वाला हूं, थिंक लाइक अ एंटरप्रेन्योर एंड नॉट लाइक अ बिजनेसमैन। सर इसका मतलब क्या है? आप और मेरे पास कोई भी क्लाइंट जब फ्रेश आता है तो उसका माइंडसेट हमेशा यही होता है कि कोई भी स्टॉक उसके पास आता है वो चाहता है कि जो भी उसका 20, 25, 30% का मार्जिन है वो रखे और स्टॉक निकाले। स्टॉक आया, रखे, बेचे और निकाल दे। यही माइंडसेट से वो बिजनेस रन करता है। सर इसमें गलत क्या है? यही तो बिजनेस होता है। नो, ये बिजनेसमैन की थिंकिंग है और इससे अमीर नहीं बना जा सकता। एक एंटरप्रेन्योर की थिंकिंग क्या होती है पता है? एंटरप्रेन्योर सोचता है कि कस्टमर के लाइफ में वैल्यू कैसे ऐड करूं। वैल्यू एडिशन पे फोकस करता है एक एंटरप्रेन्योर। सर वो क्या होता है? एग्जांपल, एक तरबूज का बिजनेस। 50 रुपए में तरबूज लाया, 70 रुपए में, 80 रुपए में बेच दिया। यह है बिजनेसमैन की थिंकिंग। 20 रुपए, 30 रुपए का मार्जिन रखा और बेच दिया। इसी की जगह एंटरप्रेन्योर होगा तो पता है क्या करेगा? 50 रुपए का तरबूज लाएगा, 10 रुपए का इन्वेस्टमेंट करेगा दूध और टॉपिंग्स वगैरह में और एक शेक बना देगा। अब वो 50 रुपए के तरबूज में शेक बनाना शुरू कर देगा और एक गिलास शेक 100 रुपए में बेचेगा और एक तरबूज से एटलीस्ट 4 गिलास शेक तो बनेंगे। यानी एक 60 रुपए के तरबूज में 400 रुपए का सेल। ये 50 रुपए में 10 रुपए ऐड किया और अब 60 रुपए का तरबूज 400 रुपए में बिक रहा है। यह है एंटरप्रेन्योर का माइंडसेट। एक मिठाई वाला, आप और न जाने मिठाई वाले कैसे सोचते हैं? मिठाई की दुकान है, मिठाई बनाया बेच दो। एक एंटरप्रेन्योर माइंडसेट वाला बंदा क्या सोचेगा कि मैं अपने मार्केट में लोग क्या डिमांड कर रहे हैं। लोग चाहते हैं कि हेल्दी मिठाई खाए, मिठाई तो खाना चाहते हैं बट शुगर वाले लोग हैं। शुगर के पेशेंट्स को मैं कैसे मिठाई डिलीवर करूं? इतने सारे इंग्रेडिएंट्स आ गए हैं जो शुगर फ्री मिठाई देते हैं और शुगर जैसा रहता है। शुगर के पेशेंट भी खा सकते हैं। ऐसे लोग हैं जो फिटनेस को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस है, उन लोगों के लिए मिठाई छोड़ दिया है, जो लाइफ से निकल चुका है, उनकी लाइफ में वापस मिठाई को लेकर आया। आपके मार्केट में सोचो ब्रांड वैल्यू कितनी बनेगी। एक किराना बिजनेस जो कस्टमर खुद उसके पास जाता है, उसको ऑर्डर देता है, सामान लेता है, घर जाता है। एक भी आइटम, 2 भी आइटम रहा, 3 भी आइटम रहा तो वो आता है बेचारा, मेहनत करता है, घर लेके जाता है। अब आज की डेट पर एक एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट वाला बंदा बोलेगा कि भैया तुम व्हाट्सएप पे ऑर्डर दो, तुम्हारे घर पर माल डिलीवर होगा। क्योंकि किराना बिजनेस में अक्सर कस्टमर लोकल मार्केट के होते हैं, आसपास के होते हैं, तो वहां तक पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं है। अपने ही एक स्टाफ को ईवी आ चुकी है, ईवी पे बैठाया और भेज दिया। 0 खर्चे में गाड़ी से माल पहुंच गया। आपके बिजनेस का, आपके ब्रांड का नाम बनेगा। यह एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट। एक एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन पे वर्क करना, कस्टमर के वैल्यू एडिशन पे वर्क करना ही एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट होता है। इस चीज पे वर्क करना पड़ेगा। दूसरी स्ट्रेटजी क्या है? सर दूसरी स्ट्रेटजी है डोंट चेज कस्टमर। सर पहली वाली तो समझ में आ गई।
पर दूसरी वाली ना, अगर बिजनेस कर रहे हैं तो कस्टमर के पीछे तो भागना पड़ेगा ना। धंधा कैसे बढ़ेगा फिर? धंधा बढ़ेगा कस्टमर के पीछे भाग कर नहीं। धंधा तब बढ़ता है जब कस्टमर आपके पीछे भागे। सर ऐसा हो सकता है? ऐसा ही होना चाहिए, इसीलिए मैं यहां पे आया। अगर आप कस्टमर के पीछे भागते हैं तो वो बिल्कुल भी आपको भाव नहीं देगा। कस्टमर कभी भी सामान खरीदना चाहता है लेकिन कोई उसको बेचे, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। सर मतलब क्या है? देखो, अगर आपको बटरफ्लाई पकड़ना है ना तो उसके पीछे जाली लेके मत भागो, भाग जाएगी, निकल जाएगी हाथ से। उसके जगह एक प्यारा सा गार्डन बनाओ, प्यारे प्यारे फूल रखो, पूरी बटरफ्लाई वहीं आकर बैठेगी। मतलब क्या है? कस्टमर की डिमांड को समझो, कस्टमर के नीड को समझो, कस्टमर आपसे क्या चाहता है उस चीज को समझो और वैसा प्रोडक्ट, वैसी सर्विसेज प्रोवाइड करो। और फिर देखो कस्टमर कैसे आपके पास आता है। प्राइस के ये सब झंझाल से बाहर निकलो, इन सब चीजों से ऊपर उठना पड़ेगा आपको कि 2 रुपए और कम कर देता हूं, कॉम्पिटिटर ने कम कर दिया, अब 1 रुपए और कम कर देता हूं, अपने 5 रुपए जो कमा रहे थे वहां से 1 रुपए 2 रुपए कमा कर निकलोगे। ऐसे धंधा नहीं होता। अपनी क्वालिटी, अपने सर्विस की क्वालिटी, इन सब में इंप्रूवमेंट करो, कस्टमर की नीड को समझो, उसकी डिमांड को समझो और वो ही उसको डिलीवर करो। और फिर देखो धंधा कैसे बढ़ता है। कस्टमर के पीछे बिल्कुल नहीं भागना है। कस्टमर को सेल पिच नहीं देना है कि भैया ले 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 ले, ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है। उसको नहीं जानना है क्या अच्छा है, वो ऑलरेडी रिसर्च करके आया हुआ है कि क्या अच्छा है क्या नहीं है। उसको सिर्फ खुश करो, उसको डिलाइट, उसको सरप्राइज, उसको गिफ्ट्स, ऐसा एक्सपीरियंस दिलाओ जो आपके बगल वाला कॉम्पिटिटर उसको नहीं दिला सकता। तीसरी स्ट्रैटेजी, गिव स्मार्ट डिस्काउंट्स एंड स्मार्ट ऑफर्स। सर ये वाला तो हमको पता है, हम करते हैं, डिस्काउंट और ऑफर्स हम अपने बिजनेस में देते हैं। नहीं भैया, ये वो ऑफर और वो डिस्काउंट नहीं है जो आप लोग देते हैं। वो बहुत गलत और थर्ड क्लास मेथड है डिस्काउंट देने का। डिस्काउंट वही है जो बिजनेस के लिए सही है और आपका जो तरीका डिस्काउंट देने का है वो एकदम गलत है। आप क्या करते हैं? 20% ऑफ, 30% ऑफ, 50% ऑफ, 70% ऑफ। ये रद्दी है। इससे लोगों को लगता है कि आपके पास चीप क्वालिटी का प्रोडक्ट है। लोग आपके ब्रांड की इमेज खराब करते हैं अपने माइंड में और आपको पता भी नहीं चल रहा होता है। आपको लगता है कि सेल्स तो बढ़ रहा है, बिल्कुल नहीं। वो शॉर्ट टर्म पीरियड का सेल होता है। डिस्काउंट ऑफर वही सही है जो फ्यूचर में आपके पास भर भर कर सेल्स लेकर आए। सर ऐसा हो सकता है क्या? अरे मैं हूं ना, क्यों नहीं होगा। पर उससे पहले देखते हैं कि आप जो 4-5 ऑफर डिस्काउंट देते हैं उससे नुकसान क्या है और क्या कौन कौन से डिस्काउंट्स नहीं देना चाहिए। पहला, ऐसे डिस्काउंट, ऐसे ऑफर जिसमें कैश बर्न हो रहा हो, आपके जेब के पैसे लग रहे हो, उन डिस्काउंट ऑफर को तुरंत रोको। आप कोई फंडेड स्टार्टअप नहीं हो जिसके पास बहुत सारा पैसा आया हुआ है और आप उड़ा रहे हो, या आप कोई बहुत बड़ी कंपनी रिलायंस जैसी नहीं हो जो आप पहले कैश बंद करोगे बाद में मार्केट एक्वायर करोगे। ऐसा पॉसिबल नहीं है। अपने जेब के पैसे बर्बाद करना बंद करो, पहला। दूसरा, 20% ऑफ, 30% ऑफ, 50% ऑफ, 70% ऑफ बंद। क्यों? अभी बताया मैंने, चीप प्रोडक्ट बेच रहे हो आप, ऐसा टैग मिल जाता है आपको। थर्ड, डिस्काउंट हर किसी को नहीं देना है। जो आया सर आपके लिए 20% ऑफ, सर आपके लिए 30, बिल्कुल नहीं। डिस्काउंट सबको नहीं देना है, इससे एक्सक्लूसिविटी हट जाती है। कुछ लॉयल कस्टमर जो बहुत ज्यादा पोटेंशियल रखते हैं सेल आपका इंक्रीज करवाने का, उनको भी वही डिस्काउंट, और जो 100, 200, 500, 1000 रुपए का सामान लेके जा रहे हैं उनको भी वही डिस्काउंट। एक्सक्लूसिविटी खत्म हो जाती है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जिसमें पोटेंशियल है उसको डिस्काउंट दो, जो कैश का पेमेंट जल्दी करता है उसको डिस्काउंट दो, हर किसी को नहीं देना है। फोर्थ, हर रोज डिस्काउंट नहीं देना है। हमारे यहाँ तो जिस साल के 365 दिन 24/7 डिस्काउंट मिलता है। ढोकले, अगर तू हर दिन डिस्काउंट देगा तो कोई तेरे पास कभी नहीं आएगा। अगर मेला साल भर चलेगा तो लोग यही सोचकर टालेंगे कि हम कल आएंगे, हम कल आएंगे, हम कल जाएंगे, कल जाएंगे।
तो तुम साल भर डिस्काउंट दोगे तो वो टालता चला जाएगा, आपके पास नहीं आएगा। तो साल भर डिस्काउंट नहीं देना है। सर ये तो हो गई कि हम जो गलतियां कर रहे हैं वो दिख गई, अब कैसे डिस्काउंट दें? अब वो स्ट्रैटेजीज देखो कि डिस्काउंट कैसे देना है। मान लो कैफे बिजनेस है आपका, कैफे का बिजनेस है, तो कैफे के बिजनेस में हम डिस्काउंट कैसे दे सकते हैं? हम पॉइंट्स वाले गेम रखकर डिस्काउंट दे सकते हैं। ऐसा कोई गेम जिसमें स्कोर कर सकता है कस्टमर 1 से लेकर 50% तक, 40% तक, 60% तक या पॉइंट्स तक, और जितना वो स्कोर करेगा उतने % का वो डिस्काउंट मिलेगा उसको। इस आइडिया से वो बार बार उस चीज को याद रखेगा, लोगों को रिकमेंड करेगा, और रिकमेंड करने से कस्टमर का फुटफॉल आपके बिजनेस में इंक्रीज होगा, जिससे सेल्स का इंक्रीज होगा। तो ऐसा डिस्काउंट जो अभी शायद थोड़ा आपका मार्जिन कम कर दे, लेकिन वो एक नई सेल्स को लेके आ रहा हो, और वो जब नया बंदा आएगा तो वो और उस चीज को एक्सपीरियंस करेगा, वो और बंदे रेफर करेगा, और ऐसे मार्केट में आपके ब्रांड के अवेयरनेस फैलेगा। तो ऐसे इंटरेस्टिंग गेम्स, कार्ड वाले कोई गेम को इंट्रोड्यूस करो, या फिर वो जो स्पिनर आता है, स्पिनर में ऐसे के जिस नंबर पे जितने पॉइंट्स पे जाकर वो लगेगा उतने का आपको डिस्काउंट मिलेगा। ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग गेम्स को आप इंट्रोड्यूस करके डिस्काउंट के ऑफर ला सकते हो, जिससे आपके बिजनेस का, ब्रांड का अवेयरनेस इंक्रीज होगा, और आपके कस्टमर आपके पास भागते हुए आएंगे, आपको याद रखेंगे। सेकेंड एग्जांपल देता हूं आपका। अगर मान लो रेस्टोरेंट का बिजनेस है, आप रेस्टोरेंट चलाते हैं, तो आप कुछ कॉम्बो ऑफर दीजिए। सर कैसे कॉम्बो ऑफर? कुछ अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट दीजिए। आपके बिजनेस में आपके कस्टमर जो आते हैं, कई बार आप कोई बर्थडे सेलिब्रेट करने आता है, कोई एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने आता है, कोई सेलिब्रेशन करने आता है, तो उनके लिए कुछ स्पेशल गिफ्ट्स रखिए। वो गिफ्ट्स जब उनको देंगे तो साथ में एक लिफाफा जरूर होना चाहिए उस चीज को विश करते हुए, जिसके नीचे में आपके बिजनेस का नाम होना चाहिए। जब वो गिफ्ट वो लिफाफे के साथ वो घर लेके जाएगा, और जब उस कार्ड को पढ़ेगा तो नीचे जब वो बिजनेस का नाम आपका देखेगा, तो उस नाम को वो रिमेंबर रखेगा, उस नाम को याद रखेगा। वो लोगों को बताएगा हमको इस रेस्टोरेंट से ऐसा ही गिफ्ट मिला। वो लोगों को रिकमेंड करेगा, उस चीज को भूल नहीं पाएगा, और अगले सेलिब्रेशन भी आपके पास ही करेगा, या लोगों को बोलेगा कि यहां जाओ। इस तरीके से आपके बिजनेस का मार्केट में नाम बनेगा। इस तरीके के डिस्काउंट से आपका बिजनेस ग्रोथ की ओर बढ़ेगा। सर गिफ्ट मार्जिन ही नहीं है, आप अब गिफ्ट भी देने बोल रहे हो, पैसे कहाँ है? प्रॉफिट तो पूरा गिफ्ट में चल जाएगा। भाई एक कैमरा ले, उनके केक कटिंग के टाइम पे फोटोज ले, ऐसा कैमरा जो इंस्टेंट फोटो देता है। फोटोज ले, बहुत प्यारे मोमेंट को कैप्चर कर, लिफाफे में डाल, वो विशिंग कार्ड को डाल दे और दे दे। कितने का खर्चा आया? 10 रुपए, 12 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए। अब वो कार्ड को जब वो लेकर जाएगा, लोगों को फोटोज दिखाएगा कि हमने ऐसे सेलिब्रेट किए, कितना ज्यादा खुश होगा वो, और आपके बिजनेस को हर बार उस फोटोज के साथ याद करेगा, लोगों को रिकमेंड करेगा। आइडियाज की कमी है। बाकी जो आप जनरल डिस्काउंट देते हैं, ठीक है, वो 3000 के ऊपर एक स्वीट डिश आप दे सकते हैं उन लोगों को। 4000 रुपए के ऊपर बिल बना तो आप 100-150 रुपए का एक अपने तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री स्वीट डिश उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। इस तरीके से वो खुश रहेंगे और आपका बिजनेस ग्रो होगा। सर कैफे, रेस्टोरेंट, यही बिजनेस को ग्रो करवाओगे क्या? कुछ और क्लोथिंग बिजनेस का एक एग्जांपल ले लेते हैं। क्लोथिंग बिजनेस वाले कैसे डिस्काउंट ऑफर दे सकते हैं? आप लोग कैसे गिफ्ट दे सकते हो? कपड़े को प्रेस करने के लिए आयरन की जरूरत होती है, तो एक आयरन, एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप वालों के साथ कोलैब करके 7000-8000 रुपए के ऊपर वाले बिल वालों को एक आयरन अपने तरफ से गिफ्ट दे सकते हैं। ये जो ट्रेंड है ना कि 7000 पे 10% ऑफ, बंद कर दो। क्यों बंद कर दो? क्योंकि वो वहां पे 10% ऑफ करा के घर चल जाएगा और आपको भूल जाएगा। लेकिन आप जब कोई चीज जो उनके काम आए वो वैसा गिफ्ट दोगे ना, उसी 10% ऑफ की वैल्यू का, तो वो घर पर जब उस चीज को यूज करेगा तो बार बार आपको याद करेगा, लोगों को रिकमेंड करेगा। और अगर कोई और उस चीज के बारे में पूछता है तो जब आपके बिजनेस के बारे में बताएगा तो माउथ पब्लिसिटी होती है। और माउथ पब्लिसिटी ट्रेडिशनल है, बट सबसे जबरदस्त तरीका है मार्केटिंग का।
तो इस चीज का यूज करना सीखो ताकि फ्यूचर में आपके बिजनेस में ग्रोथ आए। वो 10% ऑफ आप दे दोगे, वो लेकर चल जाएगा, खुद भी भूल जाएगा, लोगों को भी बताएगा नहीं। लेकिन जब आप उसको आयरन गिफ्ट करोगे तो वो याद रखेगा, जब यूज करेंगे घर पे वो याद करेंगे उसको, लोगों को रिकमेंड करेंगे और वो पैसे आपको दूसरे सेल्स जो वो रेफरल के थ्रू देगा वहां से पैसे रिकवर भी हो जाएंगे। नेक्स्ट फोर्थ स्ट्रेटेजी है अपसेलिंग एंड क्रॉस सेलिंग। ये स्ट्रेटेजी नहीं है, ये एक ब्रह्मास्त्र है, ये तुरंत इफेक्ट करती है। अभी तक जो मैंने स्ट्रेटेजीज बताया वो थोड़ा समय लेगी लेकिन रिजल्ट ला कर देगी, लेकिन अपसेलिंग एंड क्रॉस सेलिंग इंस्टेंट सेल्स को इंक्रीज करवाती है, तुरंत, ज्यादा टाइम नहीं लेती है, तुरंत ओवर द काउंटर। मान लो वो 100 रुपए का आइटम लेने आया, एग्जाम्पल टीवी लेने आया हो या वॉच लेने आया, वो 3000 रुपए की वॉच लेने आया है, आपने उसको 3500 रुपए की वॉच रिकमेंड की, उसके स्पेशलिटीज उसके बेनिफिट्स बताए और उसने उस चीज को परचेस किया। 500 रुपए का सेल इंक्रीज, लेने 3000 का आया था, लेकर 3500 का गया, इसको कहते हैं अपसेलिंग। और क्रॉस सेलिंग क्या है? क्रॉस सेलिंग क्या होती है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को बेचना। मतलब लेने लैपटॉप आया था, आपने उसको लैपटॉप का कवर बेचा, लेने मोबाइल आया था, आपने उसको लेमिनेशन या फिर कवर बेचा, तो इसको कहते हैं क्रॉस सेलिंग। बट इन दोनों में एक चीज है, लालच बुरी बला। सर मतलब क्या? मतलब ये कि 10-20-30% तक का तो हिसाब समझ में आता है। वो 3000 रुपए की घड़ी लेने आया, आपने उसको 8000 रुपए की घड़ी चिपकाने की कोशिश की है, तो वो ना 3000 की लेगा ना 8000 की लेगा, क्योंकि 8000 वाली अब उसको पसंद आ गई और 3000 वाली बजट में है लेकिन पसंद नहीं है। तो वो तुमको बोलेगा कि भैया अब मैं रिसर्च करके आऊंगा और बाद में आऊंगा, तुम्हारा सेल टल जाएगा। इसी में क्रॉस सेलिंग में अगर तुमने लैपटॉप लेने आया था, कवर दिया, तब तक तो ठीक है। अगर वो कवर लेने आया था और तुम उसको लैपटॉप चिपकाने की कोशिश करोगे, मोबाइल का लेमिनेशन करवाने आया था, तुम नया मोबाइल चिपकाने की कोशिश करोगे, तो तुमको गधा बोलकर दुकान को लात मारकर भग जाएगा। तो इस मेंटालिटी से दूर रहना कि कितना ज्यादा चिपका सकती हूं, नो। क्रॉस सेलिंग और अपसेलिंग 20-30% के ऊपर नहीं करना। अगर वो 1000 रुपए का लेने आया था तो 1200-1300 तक के लेकर जाना, इसके ऊपर नहीं लेकर जाना। वो 32 इंच का एलसीडी लेने आया, तुम उसको 64 इंच का दिखाओगे तो वो भाग जाएगा। ऐसा नहीं करना है। एक चीज ऊपर दिखाओ, ठीक है, अपडेटेड मॉडल दिखाओ, ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा एक्सट्रीम नहीं जाना है लालच के चक्कर में। फिफ्थ स्ट्रेटेजी जो मैं आपके लिए लेके आया हूं वो है सेल्स पर्सन हैंडलिंग। इतनी खतरनाक तगड़ी स्ट्रेटेजी क्यों? क्योंकि सेल्स पर्सन होता कौन है? वो पर्सन जो आपके बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है, आपके कस्टमर को। बिजनेस की आत्मा सेल्स पर्सन होती है। इनको कैसे हैंडल करें और हैंडल करने से पहले इनको हायर कैसे करें? आपका क्या तरीका है सेल्स पर्सन को हायर करने का? क्या आप अपने रिलेटिव्स में देखते हैं कि कौन ऐसा है जो हमको सेल्स पर्सन लाकर दे सकता है, या तो जो सबसे सस्ता है उसको हम रख लेते हैं? अगर ये तरीके आप अपना रहे हैं तो आपका बिजनेस कभी ग्रो नहीं हो पाएगा, आपका सेल्स कभी ग्रो नहीं हो पाएगा। इंटरव्यू के बिना सेल्स पर्सन को हायर करना पाप है, पाप। सेल्स पर्सन आस्क के बेसिस पे हायर होना चाहिए। सर आस्क क्या है? ASK, आस्क, एटीट्यूड, स्किल, नॉलेज। इन 3 के बेसिस पे आपका इंटरव्यू डिजाइन होना चाहिए, उसके क्वेश्चंस डिजाइन होना चाहिए, और भी 2-3 चीजें जो आपके बिजनेस के हिसाब से आपको लगती है इंपॉर्टेंट है वो होनी चाहिए। और फिर प्रॉपर इंटरव्यू के बाद 4, 5, 6, 8, 10 लोगों का एटलीस्ट इंटरव्यू लेने के बाद एक पर्सन को हायर करो। सर अगर हम ऐसे पर्सन को हायर करेंगे तो वो कम में काम कैसे करेगा? सर मैं बताता हूं आपको अगर कम में सेल्स पर्सन चाहिए तो सेल्स पर्सन मत हायर करो। कैसी बात कर रहे हो सर? मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। आप सेल्स पर्सन को यूज किस लिए करते हो पहले वो समझते हैं। मैंने पिछले 2-3 महीने में जो क्लाइंट हैंडल किया है, 4 से 6 डिस्ट्रीब्यूटर्स वाले, उनका सेल्स पर्सन पता है क्या काम करता था? काउंटर पे जाता था, रिटेल शॉप पे जाता था
और उनको जो नीड्स थी, जो डिमांड वो क्रिएट करते थे, जो डिमांड वो करते थे, जो ऑर्डर वो देते थे, वो ऑर्डर को लिखता था, ऑफिस आता था और ऑफिस में ऑर्डर दिखाता था, फिर वो ऑर्डर डिलीवर करता था 3-4 दिन में ऑफिस का स्टाफ। इस तरीके से सेल्स पर्सन का काम क्या था, जाना, वो जो डिमांड दे रहा है, वो जो ऑर्डर दे रहा है, बस उसको लेकर ऑफिस में आना। मैं कहता हूं अगर इस पर्पस के लिए आप सेल्स पर्सन को हायर कर रहे हैं तो मत करिए हायर। महीने का 15,000 भी आपका डूब रहा है, वो 10,000 रुपए उसी रिटेलर्स को डिस्काउंट देकर बांट दो और 5,000 अभी भी अपने पास रखो। वो ज्यादा फायदेमंद होगा अगर आप इस तरीके से सेल्स पर्सन का यूज करते हैं। सेल्स पर्सन का सही यूज है, अगर 5 लाख की सेल्स मंथली है आपकी तो 6 लाख 7 लाख की करवा कर देना। उसके स्ट्रेटेजीज, उसकी थिंकिंग, उसके स्किल्स को यूज कर सेल्स को इंक्रीज करना। अगर वो इस काबिल नहीं है तो सेल्स पर्सन हायर मत करो, पैसे बर्बाद हो रहे हैं। और अगर हायर कर रहे हो तो 15,000 की जगह 25,000 दो, वो वर्थ इट है। कैसे? 25,000 का अगर आपने सेल्स पर्सन हायर करने की जगह 15,000 का कर दिया तो 5 लाख का सेल होगा इंस्टेड ऑफ 7 लाख या 8 लाख। सर 7 लाख का भी अगर आप सेल करते जो अब 5 लाख का हो रहा है, 2 लाख का नुकसान। अगर आपका 20% का मार्जिन है तो आपका 40,000 रुपए का नुकसान हुआ। 10% का भी मार्जिन है तो 20,000 रुपए का नुकसान हुआ और उसको आपने 10,000 रुपए कम दिया तो आपको लगा कि मैंने तो 10,000 रुपए बचा लिया, पर आपने रियलिटी में 20,000 रुपए गवा दिया। नेट ऑफ करूं तो 10,000 रुपए अभी भी गवा दिया। ये तो मैंने 10% मार्जिन पकड़ा, तो सोचो आप कितना गवा रहे हो। इसी के जगह आपने और क्या क्या पाल लिया, आपने टेंशन पाल लिया, आपने उसके नखरे पाल लिए, आपने उसकी हरकतें पाल लिए। वो चोरी चकारी क्या करेगा, कैसा है पता नहीं, क्योंकि आपने कोई प्रॉपर इंटरव्यू नहीं लिया, उसको आपने अच्छे से चेक नहीं किया कि वो आपके लिए सही है भी कि नहीं। इसी के जगह अगर आपने 15,000 की जगह 25,000 रुपए वाला एम्प्लॉय हायर किया, सेल्स पर्सन हायर किया, तो अगर आपके बिजनेस की 5 लाख की सेल्स का पोटेंशियल है, वो आपको 7 लाख की सेल्स करके देगा। 2 लाख की सेल्स पे 10% का प्रॉफिट, 20,000 रुपए एक्स्ट्रा। आपने उसको एक्स्ट्रा 10,000 रुपए दिया, लेकिन अब वो आपको 20,000 की एक्स्ट्रा सेल दे रहा है, तो 20,000 का एक्स्ट्रा प्रॉफिट दे रहा है, तो 10,000 का एक्स्ट्रा प्रॉफिट आपको मिल रहा है। नेट ऑफ करेंगे तो उसकी सैलरी भी वो ही निकाल कर आपको दे रहा है। तो फायदा इस चीज में है, कंजूसी सेल्स पर्सन हायर करने में कभी नहीं करना। सेकेंड पॉइंट जो ध्यान में रखना है वो ये है कि सेल्स पर्सन की सैलरी कभी भी फिक्स्ड नहीं होनी चाहिए। बाकी इंप्लॉइज को आप दो 10,000, 15,000, 20,000 जो भी आप देते हो, सेल्स पर्सन की सैलरी फिक्स्ड नहीं होनी चाहिए। 60% फिक्स कर भी दो, लेकिन बैलेंस 40% उसके परफॉर्मेंस पे होने चाहिए, उसके टारगेट्स पे होने चाहिए। जो वो टारगेट्स अचीव करता है, और बिना टारगेट की तो उसको अपने ऑफिस से बाहर निकलने ही मत दिया करो। एटलीस्ट वो टारगेट को लेकर जाएगा, पिच करेगा, दिमाग में रखेगा, कैपेबल है, स्किलफुल है, तो वो टारगेट को अचीव करेगा। 90% भी करेगा अचीव, तो आपकी सेल्स को इंक्रीज कर मानेगा। तो बिना टारगेट के उसको भेजना नहीं है, और उसके टारगेट्स, उसके परफॉर्मेंस के बेसिस पे, उसके कन्वर्जन, उसके सेल्स कितना उसने बढ़ाया, उसके बेसिस पे आपको उसका नेक्स्ट पेमेंट करना है, उसकी इंसेंटिव्स देना है, उसके बोनसेस देना है। उसको मोटिवेट करते रहना है, उसको ये बताते रहना है कि तेरे रिजल्ट्स हमको इस बिजनेस में दिख रहे हैं, हमारे सेल्स इंक्रीज हो रहा है। उसको एप्रिशिएट करते रहना है, उसको ऑफिस में क्लैप करके, शाबाशी देके, फिजिकली एनर्जाइज करते रहना, ये आपका काम है। तो वो आपके सेल्स को खुश रखेगा। और तीसरी चीज जो ध्यान रखना है वो ये है कि आपके सेल्स पर्सन को 3 क्वेश्चंस के आंसर बाय हार्ट याद होने चाहिए। सर कौन से वो 3 क्वेश्चंस? पहला क्वेश्चन कि कस्टमर आपसे क्या चाहता है, किस टाइप की सर्विस चाहता है, क्या वो डिलीवरी टाइम पे चाहता है, क्या प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहा है आपके बिजनेस से रिलेटेड, या फेस कर सकता है, या आपके ही कॉम्पिटिटर से वो प्रॉब्लम क्या फेस कर रहा है, इसकी जानकारी होना चाहिए। नंबर 2, आप इस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इसकी जानकारी होना चाहिए। और नंबर 3, ऐसे रीजंस पता होना चाहिए जिसके कारण वो आपसे प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। इन रीजंस की लिस्ट आपको याद होनी चाहिए। और नंबर 4, इसका भी सॉल्यूशन आपको पहले से तैयार करके रखना है।
ये 4 चीजों को सेल्स पर्सन को बाय हार्ट याद रखना चाहिए, तो ही कस्टमर के आगे जाकर काउंटर पे जाकर सेल्स पिच या फिर ऑर्डर लेने जाए। और सिर्फ ऑर्डर लेकर ना आए, 10-20 हजार का काउंटर है तो 25-30 हजार का काउंटर बनाकर ही आए। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी, बिना टाइम वेस्ट करे धड़ाधड़ स्ट्रैटेजी दूंगा, क्योंकि टाइम बहुत कम है, स्ट्रैटेजी बहुत ज्यादा है, बिजनेस को बहुत ऊपर लेकर जाना है। 6 स्ट्रैटेजी जो मैं देने जा रहा हूं वो है मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी। सर आपने 5 स्ट्रैटेजी दिए, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से काम करेंगे, लेकिन मार्केटिंग मत दो।